category, two different atoms are undergoing a change in oxidation state, oxidation number. एक ही मॉलिक्यूल में जब दो अलग अलग एटम अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में उनका चेंज हो रहा है तो एन फैक्टर कैसे निकालना है? बिल्कुल वैसे ही निकालना है। एन फैक्टर का डेफिनेशन तो बिल्कुल सबको पता है। इट इज द नेट या टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड, लॉस करे या गेन करे पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब पर मोल ऑफ द कंपाउंड। एक मोल मानते हुए आंसर निकालेंगे। अब ध्यान दो, जैसे मान लो हम तुमसे फिर से हम हाफ रिएक्शन लिख रहे, मान लो Cu2S किसी के साथ रिएक्ट करने के बाद बन गया Cu2 प्लस और सल्फेट आयन भी निकला किसी के साथ रिएक्ट करने के बाद। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसा केस हो गया जिसमें कॉपर का +1 से कॉपर +2 इसमें भी चेंज आया, सल्फर का -2 से सल्फर +6 इसमें भी चेंज आया। तो हमारा टारगेट रहेगा कि पर स्टोइकोमेट्रिक को पर मोल ऑफ द कंपाउंड नेट इलेक्ट्रॉन लॉस या टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन निकालना। कॉपर +1 से +2, यहां पे बिल्कुल ध्यान रखना लॉस की गेन, क्योंकि हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल 6 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा हो, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो, तो एन फैक्टर 4 हो जाएगा। अगर 6 लॉस कर रहा है, 2 लॉस कर रहा है, एन फैक्टर 8 होगा। नेट निकालने के लिए लॉस या गेन जानना जरूरी है, तभी तो नेट निकलेगा। +1 से +2 लॉस की गेन, लॉस, एक कॉपर 1 लॉस, एक मॉलिक्यूल में 2 कॉपर का 2 लॉस लिख लिया अलग से। फिर से एक मोल में एक ही सल्फर है, -2 से +6 लॉस की गेन। कितने का मुंह से निकल रहा गेन? -2 से +6 फिर से लॉस, कितना लॉस? 8 का लॉस, टोटल लॉस 10, एन फैक्टर 10। समझ में आ रहा? एन फैक्टर 10। अब एक चीज क्लियरली दिमाग में समझ लो, अच्छे से यहीं पे समझना। 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है पर मोल। हम अगर रिएक्शन में बोले कह रहे इनका एन फैक्टर निकाल, तो बैकवर्ड डायरेक्शन मानोगे। कॉपर +2 से कॉपर +1, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन, एक ही एटम है, इसलिए एन फैक्टर कितना आया? 1। सल्फर +6 से सल्फर -2, 8 इलेक्ट्रॉन का गेन, एक ही सल्फर मौजूद है, इसलिए इसका एन फैक्टर, इसे बोला जाएगा द रियल एन फैक्टर, द रियल एन फैक्टर। अब ध्यान देना, बिल्कुल जैसे हम लोग अब तक करते आ रहे थे वो सब क्या था? रियल एन फैक्टर था। बिल्कुल रियल एन फैक्टर निकाला गया है। मान लो हम तुमसे बोले कि इस रिएक्शन को बैलेंस कर, 2 कॉपर, और किसको बैलेंस करना है? सिर्फ उसी एटम को बैलेंस कर रहा है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा। 2 कॉपर लगा दिए, 1 सल्फर बैलेंस्ड, ठीक है ना? मान लेते हैं कि हम इसका X इक्विवेलेंट लिए, इसका X इक्विवेलेंट लिया गया, तो हम तुमसे बोले कि मोल कितना लिया गया ये तो बता दो। इक्विवेलेंट से मोल कैसे निकाला जाता है? या मोल से इक्विवेलेंट, एन फैक्टर, मोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। इसका आएगा मोल कितना? X/10। अब ये मोल बन गया। अब मोल कंसेप्ट लगाओ। 1 मोल 2 मोल देता है तो X/10 कितना देगा? 2X/10 देगा मोल। 1 मोल 1 मोल दे रहा है तो X/10 देगा मोल। फिर से हम तुमसे बोले बता आप सबका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितना? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इसका मोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, ये तो X इक्विवेलेंट था ही, इसका मोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर 2X/10, एन फैक्टर तो 1 है, और इसका मोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर X इक्विवेलेंट बटे 10 × 8। क्लियर है? अब आप यहां पर क्या देख रहे हो? क्या ये तीनों इक्विवेलेंट बराबर है? ध्यान देना कि ये किसी और के साथ रिएक्ट कर रहा है, मान ले A के साथ, इसका और इसका इक्विवेलेंट तो बराबर होगा।
लेकिन इसी का चीज अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कहीं, इसी का चीज यहां गया और यहां गया, डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, यहां पर आप क्या पाओगे कि मिली इक्वलेंट ऑफ Cu2s इज इक्वल टू मिली इक्वलेंट ऑफ, मिली इक्वलेंट बोल या इक्वलेंट बोल, बात बराबर है, इक्वलेंट ऑफ Cu2s इज इक्वल टू इक्वलेंट ऑफ Cu2 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ SO4 2 माइनस। ऐड होकर आया, बराबर नहीं, ऐड होकर आया। तो सवाल पूछ सकता है, ये रिएक्शन दे दिया और बोला कि अगर इसका x इक्विवेलेंट लिया गया है तो इसके कितने इक्विवेलेंट मिलेंगे, इसके कितने इक्विवेलेंट मिलेंगे, ये तरीका है निकालने का। तो इसका इक्विवेलेंट मिलेगा x/5 और इसका मिलेगा 4x/5। कैसे? x इक्विवेलेंट मान लेना, पहले बैलेंस कर लेना, x इक्विवेलेंट मानने के बाद उसको मोल में चेंज कर लेना, बैलेंस किए वो तो मोल कंसेप्ट लगा के मोल निकाल लेना और फिर मोल को इक्विवेलेंट में हम लोग आगे चल के चेंज कर देंगे। दिस इज कॉल्ड रियल एन फैक्टर एंड दिस इज द रियल आंसर। पूछा गया कि x इक्विवेलेंट Cu2s लिया गया तो कितने इक्विवेलेंट Cu2 प्लस और कितने इक्विवेलेंट SO4 2 माइनस मिलेगा, तो भाई x/5 और 4x/5 यही आंसर है। अब देखो हम लोग यहां पर भी प्रिंसिपल ऑफ मिली इक्विवेलेंट या प्रिंसिपल या लॉ ऑफ इक्विवेलेंट को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग एन फैक्टर में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सेम चीज हम लिख रहे, ध्यान देना, Cu2s 2Cu प्लस SO4 2 माइनस, बैलेंस है, ये बैलेंस है। व्हाट इज एन फैक्टर? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन कितना आया था? 10 आया था ना। इसका एन फैक्टर लिख दिए 10/1, इसका एन फैक्टर लिख दिए 10/2 और इसका एन फैक्टर लिख दिए 10/1। ये जो कोफिशिएंट से डिवाइड कर करके जो लिखे, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल एन फैक्टर। अब वर्चुअल एन फैक्टर में क्या हो जाता है ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो हम तुमसे बोले, कह रहे हम इसका 1 मोल लिए, 1 मोल लिए, तो 1 मोल रिएक्ट करने के बाद ये कितना मिलेगा? 2 मोल। और ये कितना मिलेगा? 1 मोल। जरा इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर तो, 1 मोल मतलब 10 इक्विवेलेंट, 2 मोल मतलब 2 × 5 10 इक्विवेलेंट, 1 मोल मतलब 10 इक्विवेलेंट। यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों तीनों 10 10 10 सब बराबर हुआ है, लेकिन ये वर्चुअल एन फैक्टर से बराबर हुआ है। हम एक जबरदस्ती एन फैक्टर निकाले ताकि इक्विवेलेंट क्या है? बराबर हो जाए। अगर सवाल पूछा कि अगर इसका हम x इक्विवेलेंट लेंगे तो कितने कितने इक्विवेलेंट मिलेंगे, तो x और x मत लिखना, रियल से आंसर देना। समझ में आ रहा है? रियल और वर्चुअल में अंतर समझ में आ रहा? कॉपी करो यहां पर पहले। चलो मान लो कॉपी करने के बाद S2S3 becomes S + 5 + SO2। अगर हम इसका x इक्विवेलेंट लिए तो बता इनके और इनके कितने इक्विवेलेंट मिलेंगे? एक्चुअल आंसर, रियल आंसर इज द एक्चुअल आंसर। वर्चुअल तो हम लोग इसलिए जो कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं ना, वो जो एन फैक्टर निकलता है बस वो इक्विवेलेंट्स को बराबर करने के लिए निकलता है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट कहीं फेल ना करे उसको बराबर करने के लिए निकलता है। क्लियर है? तो सबसे पहले तीनों का है रियल एन फैक्टर निकालो। सल्फर यहां पे कितना स्टेट है? +6 है। सल्फर आर्सेनिक के साथ कितना? -2। यहां पर ये +3 से +5 चेंज, -2 से +4 ये भी चेंज। अब एन फैक्टर निकालना है। 1 मोल मान ले इसका, 2 आर्सेनिक और 3 सल्फर है, 2 आर्सेनिक और 3 सल्फर दोनों के लिए निकालें। +3 से +5 लॉस की गेन, लॉस। 1 आर्सेनिक 2 का लॉस, 2 आर्सेनिक 4 का लॉस। फिर आ सल्फर पे -2 से +4, -2 से +4 6 लॉस। 1 सल्फर 6 का लॉस, 3 सल्फर 18 का लॉस, टोटल लॉस। एन फैक्टर 22। बैकवर्ड देखें तो एन फैक्टर 2,
इधर बैकवर्ड देखे तो n फैक्टर 6, सबको समझ में आ रहा? ये जो n फैक्टर लिखे वो रियल n फैक्टर है। सवाल बोला कि अगर इसका x इक्विवेलेंट लिया गया तो इसका कितना कितना इक्विवेलेंट निकलेगा। तो अब आपका काम है सबसे पहले बैलेंस करना। सबसे पहले बैलेंस करो। कैसे बैलेंस करेंगे? 2 आर्सेनिक 2 आर्सेनिक 3 सल्फर 3 सल्फर, तो यहां पर भी 3 सल्फर। एक्स इक्विवेलेंट को मोल में चेंज कर, मोल तो इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, x बटे 22 मोल। 1 मोल 2 मोल देता है, तो x बटे 22 कितना देगा? x बटे 11। 2 मल्टीप्लाई कर देंगे ना। 1 मोल 3 मोल देता है, तो x बटे 22 कितना देगा? 3x बटे 22। ये तो मोल निकला। अब फिर से इक्विवेलेंट निकाल। x बटे 22 माने कितना इक्विवेलेंट? x इक्विवेलेंट। x बटे 11 माने कितना इक्विवेलेंट? मल्टीप्लाई कर दिए 2x बटे 11 इक्विवेलेंट। और यहां पर मल्टीप्लाई कर दिए 6, तो यहां आएगा 18x बटे 22 या 9x अपॉन 11। तो आंसर इज वी विल गेट 2x by 11 इक्विवेलेंट ऑफ AS plus 5 एंड 9x by 11 इक्विवेलेंट ऑफ SO2। और देखो जब दोनों को जोड़ोगे तो आपका x के बराबर आ जाएगा। ठीक है? हाँ सर, वो जो हम लोग नॉन रिवर्स में किया सर, हाँ, तो उसमें भी तो मतलब n by कोएफिशिएंट किया, n फैक्टर बाय कोएफिशिएंट किया सर, वो भी वर्चुअल है कि नहीं? वो सब रियल है। यहां पे रियल वर्चुअल का केस आता है जहां डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। बैठो, इसका वर्चुअल एन फैक्टर निकालो। इसका वर्चुअल एन फैक्टर कितना होगा? तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इसका एन फैक्टर क्या हो गया? 22 बटे 1। इसका रियल वर्चुअल सब बराबर सेम। 22 बटे 2 11, 22 बटे 3। ये वर्चुअल एन फैक्टर निकला। अगर इस एन फैक्टर को इस्तेमाल करोगे तो सारे इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअल आंसर में बराबर नहीं करना। क्लियर? ओके, फाइंड आउट द n factors of the following: Cu2s, Cu2 plus, SO2, As2S3, As plus 5 plus sulfate, FeNO3 का होल थ्राइस, Fe plus 2 plus NO, FeNO3 का होल ट्वाइस, Fe plus 3 plus of NO, PbN3 का होल ट्वाइस forms Pb3O4 plus NO, FeC2O4 is forming Fe plus 3 plus कार्बन डाइऑक्साइड। सिर्फ रिएक्टेंट का एन फैक्टर निकालिए, बाकी प्रोडक्ट का तो आपको निकालने आता ही है। रिएक्टेंट का एन फैक्टर निकालिए फटाफट। साइनाइड आयन से बना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NO3 माइनस, BaCN का होल ट्वाइस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NO3 माइनस 1 प्लस Ba2 प्लस, BaSCN का होल ट्वाइस Ba2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस HCN, K4 FeCN6, Fe plus 3 CO2 NO3 minus 1, FeS2 forms Fe plus 3 plus SO2, CuNO3 का होल ट्वाइस कॉपर प्लस प्लस NO,
पहले में कॉपर +1, सल्फर -2, +1 से +2, 1 का लॉस, 2 कॉपर, 2 का लॉस, -2 से +4, 1 सल्फर, 6 का लॉस, 1 ही सल्फर है, 6 का लॉस, टोटल लॉस n factor 8, इक्विवेलेंट वेट विल बी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 8, है कि नहीं? आर्सेनिक +3, -2, आर्सेनिक +5, +6, +3 से +5, 1 आर्सेनिक, 2 का लॉस, 2 आर्सेनिक, 4 का लॉस, सल्फर -2 से +6, 1 सल्फर, 8 का लॉस, 3 सल्फर, 24 का लॉस, n फैक्टर 28, इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 28। समझ में आ रहा बात? FeNO3 का होल थ्राइस, आयरन कितने पे? +3, नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितने पे? +5, +3 से +2, गेन 1 आयरन ही है एक मॉलिक्यूल में, 1 आयरन 1 का गेन, ओके 1 गेन। नाइट्रोजन +5 से नाइट्रोजन कहां जा रहा? +2 पे। नाइट्रोजन +5 से +2 पे, मतलब ये भी गेन है। 1 नाइट्रोजन कितने का गेन? 3 नाइट्रोजन कितने का गेन? 9 गेन नाइट्रोजन की वजह से, 1 गेन आयरन की वजह से, टोटल गेन 10, n फैक्टर 10। क्लियर है? FeNO3 का होल ट्वाइस, आयरन +2 से +3, नाइट्रोजन +5 से +2, ध्यान रखना यहां, +2 से +3, गेन की लॉस, 1 आयरन 1 लॉस, 1 ही आयरन है तो 1 लॉस। नाइट्रोजन +5 से +2, गेन है कि लॉस है? गेन। 1 नाइट्रोजन 3 का गेन, 2 नाइट्रोजन 6 का गेन और 1 का लॉस, n फैक्टर 5। समझ में आया? बताओ, इसका बता दिए मतलब कि समझ में आ गया। लेड अजाइड का n फैक्टर बता दीजिए तो समझ में आ गया। कितना? 0.3। हमको फ्रैक्शन में बता, फ्रैक्शन में 56/, गलत है। 32/3 भी गलत है। छोड़ दे, छोड़ दो। लेड +2 पे है कि नहीं है? ये सबको समझ में आ रहा? +2 पे, और उधर लेड कितने पे? +8/3। लॉस है कि गेन है? लॉस कितने का? 8/3 -2, 2/3 का लॉस। एक ही लेड प्रेजेंट है पर मोल, इसलिए 2/3 का लॉस ड्यू टू लेड। यहां नाइट्रोजन का स्टेट कितना रहे? -1/3। समझ में आ रहा है? N3 -1 है, नाइट्रोजन यहां -1/3, नाइट्रोजन यहां पे +2, लॉस की गेन, माइनस से प्लस, लॉस की गेन, लॉस कितने का लॉस? 2 + 1/3, दैट इज 7/3। 1 नाइट्रोजन 7/3 का लॉस, 6 नाइट्रोजन 42/3 का लॉस, देयरफॉर टोटल लॉस इज 44/3, n फैक्टर इज 44/3। तो मिस्टेक कहां हो गया? जो लोग 2 + 1/3 को 5/3 पकड़ लिए, पकड़े ना? 2 + 1/3 5/3। अच्छा, FeC2O4 का, FeC2O4 का बिल्कुल सही 3, आयरन +2 से +3, 1 आयरन 1 का लॉस, कार्बन +3 से कार्बन +4, 1 कार्बन 1 का लॉस, 2 कार्बन 2 का लॉस। तो कार्बन की वजह से 2 लॉस, आयरन की वजह से 1 लॉस, टोटल लॉस 3, n फैक्टर 3। साइनाइड का n फैक्टर, तो साइनाइड का n फैक्टर निकालने के लिए आपको सबसे पहले कार्बन और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पकड़ना है।
साइनाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्डेड N। नेगेटिव चार्ज किस पे होता है? कार्बन पे कि नेगेटिव कि नाइट्रोजन पे? कार्बन पे कि नाइट्रोजन पे? लगता है नाइट्रोजन पे, अल्टीमेट आदमी होता है कार्बन पे। KCN तो K प्लस C पे माइनस। समझ में आ रहा? लिखने वक्त लगता है कि नाइट्रोजन पे, होता वो कार्बन पे। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल। जब स्ट्रक्चर पता चल गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। कैसे निकलेगा? कार्बन नाइट्रोजन, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन। -3 + 3, टोटल चार्ज यहाँ कितना हो गया? +2 -3, माने कार्बन यहाँ +2 पे है, नाइट्रोजन यहाँ -3 पे है। कार्बन +2 से कहा गया? कार्बन +4 पे। एक कार्बन 2 का लॉस। नाइट्रोजन -3 से कहा गया? +5 पे। लॉस की गेन, लॉस। -3 से +5 कितना लॉस? 8 का लॉस। नाइट्रोजन 8 लॉस किया, कार्बन 2 लॉस किया, टोटल लॉस हो गया 10, N फैक्टर 10। यहां साइनाइड का N फैक्टर 10। इक्विवेलेंट वेट ऑफ साइनाइड, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 10। BaCN होल ट्वाइस। तो बेरियम साइनाइड में बेरियम 2+, ग्रुप 2 वाला, कोई चेंज नहीं। अब बाकी वही सवाल है, यहां भी साइनाइड है तो कार्बन किस पे होगा? +2 पे, और नाइट्रोजन किस पे होगा? -3 पे। ये भी साइनाइड, ऊपर भी साइनाइड, तो +2 -3, यहाँ +4 यहाँ +5। एक कार्बन 2 का लॉस, 2 कार्बन 4 का लॉस, एक नाइट्रोजन 8 का लॉस, 2 नाइट्रोजन 16 का लॉस। 16 लॉस और 4 लॉस 20 लॉस, N फैक्टर इज 20। BaSCN होल ट्वाइस, BaSCN होल ट्वाइस। यहां पर भी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। SCN, S डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड N, और N पे होता है -1 का चार्ज। SCN में नाइट्रोजन पे होता है -1 का चार्ज। अब बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट तीनों का। ऑक्सीडेशन स्टेट तीनों का, तो कार्बन सल्फर -2 + 2, कार्बन नाइट्रोजन +2 -2, नाइट्रोजन टोटल -3, कार्बन +4, सल्फर। मतलब इसमें सल्फर जो है वो -2 पे है, कार्बन +4 पे है, और नाइट्रोजन -3 पे है। अब बताओ, सल्फर -2 से कहा गया? लॉस की गेन, लॉस। एक सल्फर कितना लॉस? 8 का लॉस। एक सल्फर 8 का लॉस, 2 सल्फर कितना लॉस? 16 का लॉस। कार्बन +4 से कहा गया? कार्बन +2 + 1 -3, HCN निकाल ले। HCN का स्ट्रक्चर दे दिए तो नहीं निकलेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां लिखोगे +1 -1, और यहां लिखोगे +3 और -3, तो +3 और -1 मिलकर हो गया +2। कार्बन +4 से कहा गया? +2। लॉस की गेन हो रहा? गेन हो रहा। कार्बन का कितना गेन? 2 गेन। 2 कार्बन का कितना गेन? 4 गेन। 4 गेन कार्बन की वजह से। नाइट्रोजन को गौर से देखो, -3 कोई चेंज नहीं। 12, 16 लॉस, 4 गेन, नेट लॉस 12 का, N फैक्टर 12। अब देखिए एक और तरीका देख लो। यहां पे मान ले SCN -1 जा रहा है कहां? SO4 2- और HCN में। बाई चांस आपको स्ट्रक्चर पता नहीं है, स्ट्रक्चर पता नहीं है तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो सही नहीं लिख पाओगे। रैंडमली ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम लोग असाइन करके N फैक्टर सही निकाल सकते हैं। इसको होल ट्वाइस कर दिए हम। BaCN होल ट्वाइस है ना, यहां भी Ba2+। आप अपने तरफ से ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन कर सकते हो किसी भी एटम का। यहां पर
लेकिन ध्यान रहे जब तीनों को जोड़ेंगे तो चार्ज के बराबर आना चाहिए। जैसे BSCN होल ट्वाइस में SCN -1 है ना, तो तीनों को हम अपने तरफ से कोई भी नंबर दे सकते हैं, लेकिन तीनों को जोड़ने पे चार्ज के बराबर आना चाहिए। और दूसरी बात, किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट रैंडमली आप बिठाओगे तो वो हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होना चाहिए। मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कोई भी नंबर पकड़ लो। जैसे सल्फर ग्रुप 6 का है, सल्फर ग्रुप 6 का है, इसका मिनिमम होगा -2 और मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा -2 और मैक्सिमम होगा -2 और +6 के बीच में एक नंबर आता है 0। मान लो हम 0 बिठा दिए, मेरा इच्छा। मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होना चाहिए। कार्बन ग्रुप 4 -4 से +4, -4 से +4 तो मेरा इच्छा किया कि ले, लेकिन अब यहां पे आपको ऐसा नंबर बिठाना है कि तीनों को जोड़ने पे चार्ज के बराबर आना चाहिए, तो अल्टीमेटली मेरे को यहां -1 बिठाना पड़ेगा। समझ में आ रहा? नाइट्रोजन ग्रुप 5 का -3 से +5, तो -3 से +5 के बीच में -1 भी आता है। हालांकि ये इनका अपना रियल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, हमने अपने तरफ से एक नंबर बिठा दिया। इधर तो हम बिठा दिए, ये नहीं कि हर जगह वही काम करेंगे। एक छोटा सा छूट है कि अगर भूल गए तो हम अपने तरफ से मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई भी नंबर चुन के बिठा दिए, ताकि सम जो होना चाहिए वो चार्ज के बराबर होना चाहिए। इधर आपको सबका पता होना चाहिए। जब कुछ ही नहीं पता है तो फिर छोड़ दो सवाल। यहां सल्फर +6, यहां हाइड्रोजन +1, कार्बन +2, नाइट्रोजन -3। अब निकाल एन फैक्टर। एन फैक्टर बिल्कुल सही आएगा। 0 से 6, 0 0 -1 से इसको भूल जाओ। 0 से 6, 1 सल्फर 6 का लॉस, 2 सल्फर 12 का लॉस। 0 से +2, 0 से +2, 1 कार्बन 2 का लॉस, 2 कार्बन 4 का लॉस। ठीक है। -1 से -3 गेन, 1 नाइट्रोजन 2 का गेन, 2 नाइट्रोजन 4 का गेन, 4 का गेन, खत्म। 12 लॉस, एन फैक्टर 12। एन फैक्टर ऐसा कुछ नहीं है, कहीं फंस जाओ तो ये तरीका भी लगा सकते हैं। मान लो स्ट्रक्चर नहीं याद आ रहा है, SCN CNS क्या क्या होता है, स्ट्रक्चर अगर नहीं आ रहा है तो सीधे आप रैंडम ऑक्सीडेशन स्टेट भी बिठा सकते हैं। द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी इक्वल टू द चार्ज, और अपने तरफ से जो ऑक्सीडेशन स्टेट बिठाया हो दैट शुड लाई बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। K4FeCN6 में पोटेशियम तो खैर ग्रुप 1 वाला है, इसका तो ऑक्सीडेशन स्टेट कभी चेंज नहीं करेगा। आयरन यहाँ पे +2 पे है, और साइनाइड में आपको पता है कि कार्बन होता +2 पे, नाइट्रोजन होता -3 पे। कार्बन यहाँ +4 पे, नाइट्रोजन यहाँ +5 पे। ये तो सबको समझ में आ रहा है ना। +2 से +3, 1 का लॉस। +2 से +4, 1 कार्बन 2 का लॉस, 6 कार्बन 12 का लॉस। नाइट्रोजन -3 से +5, -3 से +5, 1 नाइट्रोजन 8 का लॉस है, 6 नाइट्रोजन 48 का लॉस है। 48, 12, 60, 61 एन फैक्टर एक्सेप्ट। इक्विवेलेंट वेट विल बी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 61। FeS2 ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए पहले दोनों का। आयरन +2, सल्फर -1, एक्सेप्शन आयरन पायराइड बताए थे। FeS2 में एकमात्र सल्फर -1 पे रहता है। +2 से +3 आयरन का 1 लॉस, -1 से कहा गया, -1 से +4, 1 सल्फर का 5 का लॉस, 2 का 10 का लॉस, टोटल 11 लॉस, एन फैक्टर 11। कॉपर नाइट्रेट, कॉपर यहाँ +2 पे, कॉपर +1 पे, यहाँ +5 पे, +2 पे। +2 से +1, 1 का गेन, 1 कॉपर ही है, 1 का गेन। नाइट्रोजन +5 से +2, 1 नाइट्रोजन 3 का गेन, 2 नाइट्रोजन 6 का गेन, एन फैक्टर 7। तीसरा कैटेगरी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस।
डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, सीधे कंपाउंड को लिया गया और हीट कर दिया गया। KClO3 ऑन हीटिंग इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म KCl प्लस O2। तो यह डिकम्पोजिशन भी अपने आप में रेडॉक्स है। यहां क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल से ही निकल रहा है और मॉलिक्यूल में ही घुस जा रहा है। समझ में आ रहा? ये कंप्लीट रिएक्शन है, ये हाफ रिएक्शन नहीं है। क्लियर है ये चीज? एक एटम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, दूसरे एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तुम खुद देखो, KClO3 को हिट किए, KCl और O2, कंप्लीट रिएक्शन, इट इज नॉट अ हाफ रिएक्शन। KCl Cl प्लस 5 पे, Cl कहां गया? ऑक्सीजन -2 पे, ऑक्सीजन कहां गया? मतलब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकला है और क्लोरीन में चला गया है। Cl प्लस 5 से Cl -1, एक Cl 6 का गेन और एक ही Cl है 6 का गेन। ऑक्सीजन -2 से 0 लॉस, एक ऑक्सीजन 2 का लॉस, 3 ऑक्सीजन। हमेशा डिकम्पोजिशन में आप पाओगे कि लॉस और गेन बराबर। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमेशा लॉस और गेन बराबर, पर मोल लॉस और गेन हमें ऑलवेज इक्वल। एंड व्हेनेवर लॉस और गेन इज इक्वल देन टेक एनी वन ऑफ देम एंड द n फैक्टर ऑफ दिस कंपाउंड इज 6। Whenever the loss is equal to gain, take any one of them, n factor is 6. अगर मेरे को प्रोडक्ट का बताना रहता तो -1 से +5, इसका n फैक्टर 6। 0 से -2, एक ऑक्सीजन, 2 का गेन, 2 ऑक्सीजन, 4 का गेन, n फैक्टर 4। एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखो, ये बहुत ही कॉमन है। अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हीट किया जाता है तो नाइट्रोजन गैस, ग्रीन कलर्ड सॉलिड प्लस वाटर, एक ऑरेंज कलर का सॉलिड को हीट किया गया तो कलरलेस गैस प्लस ग्रीन रेसिड्यू। कितना आ रहा है इन फैक्टर? अमोनियम डाइक्रोमेट का कितना आया? 6, करेक्ट। अमोनियम में नाइट्रोजन कितने पे है? -3। -3 से 0 लॉस, एक नाइट्रोजन 3 का लॉस, 2 नाइट्रोजन 6 का लॉस। और क्रोमियम यहां पर है +6 पे, डाइक्रोमेट में क्रोमियम +6, क्रोमियम यहां +3। अरे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने में किसी को दिक्कत है क्या? नहीं ना। +6 से +3, एक क्रोमियम 3 का गेन, 2 क्रोमियम 6 का गेन, यहां भी 6 का लॉस, 6 का गेन आया, n फैक्टर 6। फोर्थ कैटेगरी, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहा? यहां पता नहीं कैसे आ रहा -3। हम अपने मन से तो नहीं किए हैं, करके देख लो। Whenever the same atom undergoes oxidation and reduction simultaneously, whenever the same atom disproportionation में, whenever the same atom undergoes oxidation and reduction simultaneously,
whenever the same atom undergoes oxidation and reduction simultaneously, then that reaction is called disproportionation reaction. Then that reaction is called disproportionation reaction. The reverse of disproportionation is called conproportionation. The reverse of disproportionation is called conproportionation reaction. The reverse of disproportionation is called conproportionation reaction. जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो हम बोले Cl2 undergoes Cl minus and ClO3 minus. Cl2 has undergone Cl minus, ClO3 minus. ये भी हाफ रिएक्शन है. 0 से -1 क्लोरीन के साथ हुआ रिडक्शन, और 0 से लेकर यहां पर +5, ये हो गया ऑक्सीडेशन. जब सेम एटम के साथ, देख हम लोग इससे पहला केस जो पढ़े थे, केस 2 जो पढ़े थे, उसमें 2 अलग अलग एटम के साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था. वो डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है कि कॉपर +2 से +1 पे चला गया, सल्फर -2 से +4 पे चला गया. वो डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है. जब एक ही पर्टिकुलर एटम के साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो उसे हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं. जैसे Cl2 क्लोरीन के साथ डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है. तो ऐसे समझना कि मान ले इतने एटम थे, उसका कुछ पार्ट गया ऑक्सीडेशन प्रोसेस में और कुछ पार्ट गया रिडक्शन प्रोसेस में. यस और नो? अगर हम लोग AX/BY मानते थे कंपाउंड को, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ AX/BY क्या कहते थे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ B. तो यहां पर बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ड्यू टू ऑक्सीडेशन प्लस इक्विवेलेंट वेट ड्यू टू रिडक्शन. Equivalent weight due to oxidation and equivalent weight due to reduction. Clear है? अब equivalent weight of the compound is molecular weight of the compound divided by n factor. यही n factor चाहिए हमको. Will be equal to equivalent weight due to oxidation, equivalent weight molecular weight upon n1 बोले. What is n1? तो चूंकि it is the equivalent weight due to oxidation, then this is N1 is the number of electrons lost per mole. Plus equivalent weight due to reduction, molecular weight upon N2. This will be called electrons gained per mole. ये फॉर्मूला लगाते हैं. फॉर्मूला लगाने से क्या होता है कि मॉलिक्यूलर वेट कट जाता है, 1/n फैक्टर हो जाता है 1/n1 प्लस 1/n2. इसलिए डिस्प्रोपोर्शनेशन के केस में n फैक्टर आता है n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2. तो आपका यही काम है कि हर केस में n1 और n2 निकालना. n1 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट पर मोल, n2 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड पर मोल, और फॉर्मूला में बिठाना और आंसर निकालना. जैसे Cl2 का केस 0 से -1, 1 Cl 1 का गेन, 2 Cl 2 का गेन. ऐसे पर मोल निकालना है. मान ले सिर्फ यही हुआ तो इसका कितना n फैक्टर होता, ऐसे सोचना है. तो पर मोल ही तो निकालोगे. 0 से -1, 1 Cl 1 का गेन, 2 Cl 2 का गेन, 2 का गेन लीजिए. मान ले यहां से यही होता सिर्फ, तो इसका n फैक्टर कितना होता? 0 से +5, 1 Cl 5 का लॉस, 2 Cl 10 का लॉस. n1 n2 निकल गया. आंसर इज 10 × 2 डिवाइड बाई 10 + 2, 20/12, 5/3. बैकवर्ड -1 से 0, n फैक्टर 1. बैकवर्ड +5 से 0, n फैक्टर 5. ये सब रियल n फैक्टर हैं.
और याद रखना यहां पर कोई एडिशन नहीं, यहां पर मिली इक्वलेंट या इक्वलेंट ऑफ Cl2 विल बी इक्वल टू इक्वलेंट ऑफ Cl माइनस प्लस इक्वलेंट ऑफ ClO3 माइनस प्लस बराबर, बिकॉज इट इज अ कंप्लीट रिएक्शन। ये सिर्फ रेडॉक्स सिर्फ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन वाला नहीं है, यहां तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो ही गया, मतलब कि ये कंप्लीट रिएक्शन है। और कंप्लीट रिएक्शन में हमेशा इक्विवेलेंट को क्या करते हैं हम लोग, बराबर। वो CUS वाला जो एग्जांपल ले रहे थे वो कंप्लीट रिएक्शन नहीं था, CUS किसी और के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो वहां पे इक्विवेलेंट क्या हो रहे थे, ऐड हो रहे थे, लेकिन यहां पर सारे इक्विवेलेंट बराबर आएंगे। ये एग्जांपल समझ में आया? ये एग्जांपल समझ में आया? ओके, राइट द एन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। कर लिए? अगेन 0 से -1, Cl2 के बदले I2 दे दिए हम। आंसर 5/3 सबका आया? 2 गेन और 10 लॉस आया? 2 गेन और 10 लॉस, क्लियर है? फास्फोरस में 0 से गया कहां पर, +3 +2, सोडियम +1, हाइड्रोजन +1, X -2 कितना आ रहा है, +1 +2 +X -4 +1, तो 0 से +1 पे गया 1 का लॉस फास्फोरस, और वही फास्फोरस 0 से कहां गया, -3 पे 3 का गेन, तो 3 × 1/3 + 1, that is n factor is 3/4. सल्फर 0 से +4 और -2, 4 का लॉस, और वही 0 से -2 में 4 × 2 / 4 + 2, 8/6, 4/3, Cl2 से Cl- और ClO-, 0 से -1, 1 Cl 1 का गेन, 2 Cl 2 का गेन, 0 से +1, X -2 is -1, तो X आएगा +1, 0 से +1, 1 Cl 1 का लॉस, 2 Cl 2 का लॉस, 2 × 2 / 2 + 2, n फैक्टर 1, ICl I+ Cl-, इंटर हैलोजन कंपाउंड, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको सीधे -1 दे देते, तो I+1 से -1, 2 का गेन, Cl -1 से Cl, अच्छा I+1 से I+5, 4 का लॉस, अगेन 4 × 2 / 4 + 2, 8/6, 4 H2O2 का इनफैक्टर, H2O2 में ऑक्सीजन -1 पे है क्योंकि पेरोक्साइड है, -1 से -2, और -1 से 0, -1 से -2, 1 ऑक्सीजन 1 का गेन, 2 ऑक्सीजन 2 का गेन, -1 से 0 लॉस, 1 ऑक्सीजन 1 का लॉस, 2 ऑक्सीजन
2 लॉस 2 गेन, 2 into 2 divided by 2 plus 2 एन फैक्टर। जब भी H2O2 डिकम्पोज करता है तो हमेशा एन फैक्टर 1 लिया जाता है। ठीक है। सम स्पेशल एन फैक्टर when the atom gets distributed। जैसे मान ले कुछ एग्जाम्पल हम लिख रहे, 3Mn7 plus becomes 2Mn plus 7 plus Mn plus 4। 14Cl माइनस बैलेंस्ड। ऐसे एन फैक्टर के लिए बैलेंस होना जरूरी है, तब एन फैक्टर निकलता है। 14Cl माइनस गिव्स 8Cl माइनस प्लस 3Cl2। 2Mn plus 7 becomes Mn plus 2 plus Mn plus 4। ऐसा समझना, इतने टोटल मैंगनीज थे +7 में, कुछ मैंगनीज कंपाउंड ए में चला गया लेकिन वहां तो वो +7 में ही है, और बचे हुए मैंगनीज चला गया कोई दूसरे कंपाउंड में MnO2 में, मान लो जहां Mn +4 पे। डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन जहां भी हो रहा है वहां पे बैलेंसिंग जरूरी। तरीका देख, 3 एटम, 2 एटम और 1 टीम बैलेंस है। 2 एटम में कोई चेंज नहीं, 2 into 7 minus 7। 2 एटम में कोई चेंज नहीं। 2 एटम में क्या हुआ, 7 से 7, तो चेंज क्या हुआ, 2 into 7 minus 7 प्लस बचा हुआ 1 एटम। 1 एटम में कितना चेंज आया, 7 minus 4। ये हो गया टोटल चेंज होल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3। ये हो गया एन फैक्टर इसका। टोटल चेंज divided by stoichiometric coefficient will become per mole, so it will become 3/3। n factor is 1 here। क्लियर है? क्लियर है? टोटल चेंज कितना आया था, 3 का। 3/3 की है तो इसका आ गया, तो इसका कितना आएगा, 3/2, और इसका कितना आएगा, 3/1। निकल गया तीनों का एन फैक्टर। अब देख लो, 3 मोल मतलब कितना इक्विवेलेंट, 3 इक्विवेलेंट। 2 मोल मतलब कितना इक्विवेलेंट, 3 इक्विवेलेंट। 1 मोल मतलब कितना इक्विवेलेंट, 3 इक्विवेलेंट। हर जगह तीनों इक्विवेलेंट, 3 3 3 बराबर हुआ। सो टोटल चेंज डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगला बताओ, 14Cl माइनस में से कितना उतना ही रह गया, 8। लिखे 8 into 1 minus 1 प्लस 6 बचा तो 6 into 1 minus 0 डिवाइडेड बाई, ये तो टोटल चेंज आया 14। कितना आ रहा है एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना, 6/14। यहां एन फैक्टर इसका कितना आएगा, 6/8। यहां इसका एन फैक्टर कितना आएगा, 6/3, 2। ये आ गया 3/4, और ये हो गया 2 3/7। ये तीनों का एन फैक्टर निकल गया। चेंज कैसे निकाल रहे देख रहे हो, क्लियर है? यहां का एन फैक्टर बताओ कितना आ रहा है, एन फैक्टर 4 करेक्ट, क्योंकि एक में 7 - 2, फिर एक और में 7 - 4 होल डिवाइड बाई 2। यहां हमारा 5 और 3 8, 8/2 4, 8 है ना, इसका एन फैक्टर कितना, 8/1। इसका कितना, 8/1। क्लियर? Balancing a redox reaction, पहला
बाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। है तो यह 11वीं का चीज, पढ़े हो कभी जीवन में? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पढ़े हो? छोड़ दें, इस पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस इसका जड़ को पकड़ो। जड़ K2Cr2O7 रिएक्ट कर रहा है FeSO4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, दिया K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस और कौन कौन है Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस वाटर। इसको बैलेंस करना है हमें बाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सबसे पहला काम पहचानो कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। ये सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन है, देखने में खाली इतना बड़ा है। पहचानने गए तो दिखा क्रोमियम +6 से क्रोमियम +3, तो ये कंपाउंड क्या हो रहा है? रिड्यूस। और आयरन दिखा +2 से आयरन +3 लॉस, ऑक्सीडाइज। जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो कंपाउंड रिड्यूस हो रहा है, उनको अलग अलग लिख लें कंप्लीटली मॉलिक्यूल के साथ। कहां से कहां, बस इतना ही लिखना है। ये क्या हो रहा था? रिड्यूस, अलग से लिखे। K2Cr2O7 कहां गया? Cr2SO4 का होल थ्राइस। जहां था वहां जहां गया वो कंप्लीट लिखना है। ये नहीं कि Cr को बाहर निकाल के लिख रहे, पूरा मॉलिक्यूल को बाहर निकाल। ये कहलाएगा हाफ रिडक्शन रिएक्शन, कहलाएगा ना। और उसके बाद हम लोग दूसरा वाला जो ऑक्सीडाइज हो रहा है FeSO4 कहां चला गया? Fe2SO4 का होल थ्राइस, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग बैलेंस किसको करते हैं? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आता है, बाकी उसी को, बाकी किसी को नहीं। किसका ऑक्सीडेशन में चेंज आया? क्रोमियम, पहले से ही बैलेंस्ड है, छोड़ दे। 1 पहले से ही बैलेंस्ड है। बैलेंस द एटम अंडरगोइंग अ चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर 2 आयरन, यहां पर 2 आयरन, ठीक है। अब हम यहां पर ठीक बगल में लिखेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहां ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज आया तो देखते हैं। +6 पे था ना, तो 2 6 जा कितना हो गया? ये 2 6 जा टोटल ऑक्सीडेशन नंबर टोटल +12। यहां पर +6 +3 हो गया, 2 × +3 +6, 12 से 6 का चेंज। चेंज इन क्या देख रहे हो? ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव पॉजिटिव मत करना। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इस तरफ और टोटल ऑक्सीडेशन नंबर उस तरफ, दोनों का चेंज देखना। 6 समझ में आ रहा? यहां पर भी वही, यहां आयरन +2 है, आयरन की वजह से टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4। यहां पर टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 2 × 3 +6। कितने का चेंज आया? 2 का चेंज आया। चेंज को लिख लिए। अब रिएक्शन में ऐसा नंबर को मल्टीप्लाई कर दो जो कि चेंज को बराबर कर दे। यहां कर दिए 3 से गुणा, इधर भी किए 3 से गुणा, इधर भी कर दिए हम 3 से गुणा। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज बराबर हो गया, मल्टीप्लाई करने से बराबर हुआ। अब दोनों को जोड़ दो। जोड़ना क्या है? सीधे अब जिनके जिनके जो जो कोफिशिएंट है वापस पहुंचाओ रिएक्शन में। समझ आ रहा? चलो हम जोड़ ही देते हैं, रूल कहता है तो जोड़ ही देते हैं। K2Cr2O7 + 6 FeSO4, Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3 Fe2 का SO4 होल थ्राइस। जोड़ने पे ही मिलेगा ना। ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज बराबर करने के लिए हम मल्टीप्लाई किए एक नंबर और जोड़ दिए। अब जो कोफिशिएंट है 1
6 1 3। अब ये हो गया फिक्स्ड, अब ये किसी हालत में चेंज नहीं करेगा। मतलब यहां पे 1 6 3 और इसका 1। अब ये नंबर को हम चेंज नहीं करेंगे, ये फिक्स हो गया। अब बाकी दूसरे को देखना है। मैंने यहां तक कर लिए, मैंने 99% रिएक्शन बैलेंस हो गया। ये बैलेंस्ड रिएक्शन का ही नंबर आपने बिठाया है। अब ये नंबर को आप बिना चेंज किए जो बच गया उसको बाय हिट एंड ट्रायल ही बैलेंस करना है। इनको चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे। समझ आ रहा? अगर आप इसको चेंज नहीं करोगे मतलब यहां 2 पोटेशियम फिक्स है, यहां 2 पोटेशियम फिक्स है, बराबर हो गया ना। इनडायरेक्टली इसको भी चेंज नहीं करेंगे। अब कैसे चेंज? जब इसको चेंज नहीं कर सकते तो हम इसको कैसे चेंज करें? पोटेशियम तो बैलेंस है भाई। अब ये तीनों फिक्स हो गया। टोटल सल्फेट कितना? 3 3 9 3 12 और 1 13 सल्फेट। 13 सल्फेट है उस तरफ। यहां पर 6 7। अब देखेंगे भी नहीं पलट के कि ये बोलेंगे रिएक्शन बैलेंस्ड। समझ में आ रहा? तो 99% बैलेंसिंग कहां खत्म हो जाता है? ये काम करने से। अब बचा हुआ 1 2 जो बचे होंगे उनको हीट एंड ट्रायल से, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तुरंत ये जो काम किए आप एक रिएक्शन पे लगाओ, बैलेंस KMnO4 plus H2C2O4 plus H2SO4 gives MnSO4 plus K2SO4 plus carbon dioxide plus water. बता इसका कितना कोफिशिएंट आया? इसका 5, इसका 3, सही है। हाफ रिएक्शन KMnO4 कहां जा रहा है? MnSO4 में। दूसरा हाफ रिएक्शन H2C2O4 कहां जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। हो गया, बाकी को भूल जाओ। Mn में चेंज आ रहा, बैलेंस है। +7 था, +2 हो गया। कितना चेंज? 5 का चेंज। कार्बन में चेंज आ रहा है, कार्बन बैलेंस है नहीं। 2 कार्बन तो 2 कर दे। यहां कार्बन का +3 आएगा तो टोटल +6। यहां कार्बन का +4 आएगा तो टोटल कितना आ गया? +8। चेंज कितने का हुआ? 2 का हुआ। अब ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करोगे ये चेंज बराबर हो जाए। ऊपर 2 से गुणा कर दिए और नीचे 5 से गुणा कर दिए। यही तो एकमात्र काम कर सकते हैं हम लोग। अब दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने का भी क्या जरूरत है? बोलो कि अब सबका कोफिशिएंट फिक्स। किसका किसका फिक्स हुआ? KMnO4 का, H2C2O4 का, 2MnSO4 का और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये नंबर हम चेंज नहीं करेंगे। बाकियों को भले चेंज कर दें लेकिन इसको तो हम चेंज नहीं करेंगे। अब देख ले क्या देखना है। अब K2 2K, यहां भी 2K, मतलब कि अब ये भी चेंज नहीं होगा। टोटल सल्फेट कितना? 2 और 1 3। सल्फेट कहां दिख रहा है? यहीं 3 लगा दे, यहां पर भी 3 लगा दे, आंसर। ठीक है, अगले क्लास में कंटिन्यू करें।